मेवाड़ का इतिहास हमने पहले देख लिया था। अब हम ये एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मारवाड़ का इतिहास देखेंगे। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में हमें देखने को मिलता है प्रतिहार और राठौड़। ठीक है, प्रतिहारों को हम बाद में देख लेंगे। एक पूरा जो वीडियो है वो प्रतिहारों पे हम बना लेंगे, जिसमें जालोर के, मंडोर के और दूसरे प्रतिहारों को मालवा के हम देख लेंगे। यहाँ जो है हम मूल रूप से राठौड़ों का इतिहास इस भाग में हम शुरू कर रही हैं। तो सबसे पहले उनकी उत्पत्ति और उनका निवास हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आए होंगे। एक शब्द अपने को मिलता है राठौड़। ठीक है, अब कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो राठौड़ शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई राष्ट्रकूट से। ठीक है, और फिर राष्ट्रकूट से ये बन गया रट्टउड़, अपभ्रंश होकर, और उसके बाद बना राठौड़। ठीक है, तो एक मान्यता तो यह है कि ये राष्ट्रकूटों की एक शाखा है और राठौड़ जो शब्द है वो राष्ट्रकूट से ही बना है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि पूरे भारत में 3 प्रमुख शक्तियां थी। बंगाल में पाल, उत्तर भारत में उत्तर और मध्य भारत में प्रतिहार और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट। ठीक है, और इन्हीं शक्तियों के बीच में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। ठीक है ना, तो अब अपन वापस राठौड़ों पे आ जाते हैं। राठौड़ों की जो उत्पत्ति है उस पे कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या जो है मत है उन विद्वानों के। पहला, जो भाट और इनकी वंशावलियां हैं, चारणों की वंशावलियां, भाटों की वंशावलियां, ये जो कहते हैं कि एक्चुअली ये जो राठौड़ है वो हिरण्यकश्यप की संतानें हैं। ठीक है, हिरण्यकश्यप मिद्यान में है, इसका पुत्र प्रहलाद हुआ था। तो ये भाट उनका संबंध हिरण्यकश्यप से जोड़ते हैं। दूसरा जो है दयाल दास की ख्यात। दयाल दास की ख्यात में दयाल दास जो है इनको सूर्यवंशी बताते हैं, सूर्यवंशी। और वो कहते हैं कि एक भल्लदेव नाम का ब्राह्मण था, उनसे राठौड़ों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख मत है वो हमें मिलता है टोड़ का। और टोड़ का जो मत है वो नैणसी और अन्य रासो ग्रंथ और जोधपुर की ख्यात। ठीक है, इस पे आधारित है, जिसमें राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया है। ठीक है ना, कन्नौज में अपने को ध्यान में है कि गहड़वाल जयचंद का साम्राज्य उसमें था, और पृथ्वीराज और जयचंद की शत्रुता के बारे में हम सबको जानकारी है। संयोगिता के पिता जयचंद रहे हैं। ठीक है, और इन जयचंद को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया, और इसी युद्ध में इस जयचंद की मृत्यु हो गई। तो अपने को ये प्रमुख ध्यान रखने हैं। भाट क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यपु की संतानें हैं। दयाल दास जो है वो कहते हैं कि ये जो है
सूर्यवंशी है और किसी भल्लदेव ब्राह्मण की संतानें हैं। कर्नल टोड और नैन्सी रासोग्रंथ और जोधपुर की ख्यात जो है वो ये कहती है कि जो राठौड़ है ये कन्नौज से आए हुए हैं और जयचंद के वंशज है। और जयचंद जो है वो गढ़वाल वंशी राजा था और मोहम्मद गोरी से 1194 में चंदावर के युद्ध में इसकी पराजय हुई और इसकी मृत्यु हो गई। अब जो है एक विद्वान का मत अपन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। डॉक्टर ओझा, डॉक्टर ओझा जो है वो कहते हैं कि ये बदायूं से आए हुए हैं, बदायूं के राठौड़, ठीक है ना। तो उधर क्या हुआ, जब जयचंद की मृत्यु हो गई तो कन्नौज के राज्य पे बैठा हरिश्चंद्र, उसका पुत्र। हरिश्चंद्र गद्दी पर बैठा, लेकिन क्या हुआ, हरिश्चंद्र को मोहम्मद गोरी के बाद जो साम्राज्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने उस साम्राज्य का भारत में विस्तार किया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने हरिश्चंद्र को कन्नौज से निकाल भगाया और कन्नौज पे अधिकार कर लिया इल्तुतमिश से। हरिश्चंद्र कन्नौज से निकल के आ गया फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद आ गया और यहां जो है अपना केंद्र बनाकर राज्य करने लगा। हरिश्चंद्र का जो पुत्र था सेतराम, वो फर्रुखाबाद में रहा और सेतराम का पुत्र हुआ सीहा, जिसे राठौड़ अपना मूल पुरुष स्वीकार करते हैं। ये जो सीहा है वो मुस्लिम आक्रांताओं से परेशान होकर फर्रुखाबाद से इसने यात्रा शुरू की द्वारका की। कहाँ की यात्रा शुरू की? द्वारका की, ठीक। तो ये फर्रुखाबाद से चला द्वारका के लिए। अब कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये वहाँ फर्रुखाबाद में रहता था और वहाँ इससे कोई गोहत्या का पाप हो गया, उस पाप को धोने के लिए इसने द्वारका की यात्रा की। पर यह भी हो सकता है कि यूपी में जो है शुरुआत में सल्तनत के शासकों ने अपना दबदबा बनाया और आसपास के राज्यों को विजय करना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो इस वजह से रोज़ रोज़ के आक्रमणों से और इससे परेशान होकर हो सकता है सिया ने एक अच्छी जगह की तलाश में द्वारका की ओर यात्रा शुरू की होगी। जब सिया द्वारका की यात्रा कर रहा था तो उस समय ये गुजरा पुष्कर से, ठीक है। जब ये पुष्कर पहुंचा तो वहां जो है कुछ ब्राह्मण इससे मिले और उन ब्राह्मणों ने कहा कि भीनमाल क्षेत्र जो है वहां मुस्लिम लुटेरे जो है वो लगातार इनको परेशान कर रहे हैं। तो इन ब्राह्मणों ने सिया से याचना की कि उन मुस्लिम आक्रांताओं से इनकी रक्षा की जाए, ठीक है। सिया जो है उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ब्राह्मणों की मदद करना स्वीकार कर लिया और उसने भीनमाल के क्षेत्र को इनसे मुक्त करा दिया और ये पहुंचा पाली। पाली पहुंचने के बाद वहां के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, पालीवाल ब्राह्मण, वो इनसे मिले और पाली को भी इसने भील, मेर और मीणा इन लुटेरों से मुक्त कराया और ये सिया जो है पाली में ही रहने लगा और वहाँ अपने छोटे से राज्य की इसने स्थापना कर ली, ठीक है। सिया जब पाली में रहने लगा लेकिन इसको लगातार अरब आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब से आते थे, सिंध प्रदेश से होके सिंध के जो सिंध के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे
उनसे इसका सामना होता रहा और 1273 ईस्वी में सिहा की सिंध के जो सिंध प्रदेश है ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता हुआ ये सिहा मारा गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिहा ने एक छोटे से राज्य की स्थापना तो कर ली थी, ठीक है, पाली और उसके आसपास के क्षेत्र में, लेकिन जो है ये उसको व्यवस्थित रूप से कोई ढांचा दे नहीं पाया। तो सिहा के बाद जो राजा बना उसका पुत्र आस्थान, इसका कार्यकाल रहा 1273 ईस्वी से 1291 ईस्वी में। ठीक है, ये एक प्रतापी शासक हुआ, मजबूत शासक हुआ। इसने आसपास के क्षेत्र में गुजरात का जैसे खेड़, ठीक है, हिम्मतनगर के पास ईडर, वहां तक की इसने विजय की। पाली, सोजत और आसपास का इलाका इसने जीत लिया। लेकिन क्या हुआ, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण किया और ये जो है उस आक्रमण में मारा गया। जब सिवाना पे आक्रमण किया था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में, उस आक्रमण में ये आस्थान लड़ता हुआ मारा गया। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन का ससुर था। ठीक है, हमने पद्मावत फिल्म देखी होगी तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। ठीक है ना, तो आस्थान की इस प्रकार जलालुद्दीन से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। आस्थान के बाद जो है वो राजा बना दूहड़। ठीक है, ये जो है ये 1291 ईस्वी से लेके 1309 ईस्वी तक रहा। खलजी के आक्रमण का तो इसको सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन ये जो है लगातार प्रतिहारों से युद्ध करता रहा, प्रतिहारों से जूझता रहा। इसने एक बार तो प्रतिहारों से मंडोर छीन भी लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में प्रतिहारों ने वापस इससे मंडोर छीन लिया और 1309 ईस्वी में ये जो दूहड़ है ये उससे प्रतिहारों से ही आपस में झगड़े में मारा गया। इसके बारे में एक कहानी और है कि इसके काल में नागणेची माता अब यहाँ कुछ विद्वान तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण वहां से कन्नौज से लाया, और कुछ ख्यातें कहती हैं कि कर्नाटक देश से माता के विग्रह को यहाँ लाया गया। लेकिन जो भी हो, तो ये जो विग्रह है ये दूहड़ के शासनकाल में ही मारवाड़ में आया। ये राठौड़ों की कुलदेवी थी और नगाना एक जगह है बाड़मेर में, वहाँ माता का मंदिर स्थित। ठीक है ना, तो नगाना बाड़मेर में माता का मंदिर है। और अपन ने देख लिया कि 1309 में ये प्रतिहारों से ही युद्ध करता हुआ मारा गया। इसकी बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने एक बार मंडोर प्रतिहारों से छीन लिया था, लेकिन थोड़े समय बाद प्रतिहारों ने मंडोर वापस इनसे छीन लिया। इसके बाद गद्दी पर बैठा रायमल। ठीक है, इसका कार्यकाल रहा 1309 से। ठीक है ना, तो रायमल जो है ये इसने मंडोर वापस जीत लिया। ठीक है, अब मंडोर जीतने के बाद इसकी मुठभेड़ किससे तय हो गई? जैसलमेर के भाटियों से। जैसलमेर के भाटियों से इसकी मुठभेड़ तय हो गई। मंडोर को इसने जीत लिया, लेकिन इन भाटियों से ये युद्ध करता हुआ मारा गया। अब ये कब मरा इसका कोई विशेष उल्लेख अपने को मिलता नहीं है। ठीक है, रायमल के बाद जो है वो गद्दी पे लगातार थोड़े थोड़े से अंतराल के लिए गद्दी पर बैठे, जैसे भीम, इसके बाद बैठा कनकपाल, और इसके बाद बैठा
जालनसी, इसके बाद बैठा राव, छाड़ा, फिर राव, तीड़ा, फिर इसके बाद जो है वो आता है मल्लीनाथ। अब ये जो सारे शासक थे, जैसे ये जो 3 शासक थे, भीम, कनकपाल और जालनसी, इन तीनों की मृत्यु भाटियों से युद्ध में हुई। ठीक है, तो भाटियों से युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और उसमें इनकी भी मृत्यु युद्ध में हुई। रायमल के बाद भीम, कनकपाल और जालनसी भाटियों से लड़ते हुए मरा। राव छेड़ा जो है ये सोनगरा और देवड़ा चौहान, ठीक है, उनसे लड़ता हुआ मारा गया। राव तीड़ा ये जो है मजबूत शासक हुआ फिर से, इसने सोनगरा और देवड़ा चौहानों को जीत लिया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई तुर्की सेना से लड़ते हुए। ये केवल फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, जोधपुर के इतिहास को जो छोटे छोटे से उनको अपन इनसे, इन राजा महाराजाओं से या इन छोटे छोटे शासकों से अपन भर रहे हैं ताकि कालक्रम के अनुसार अपने को चलने में सुविधा हो जाए। तो जोधपुर के शुरुआती राजा जो है वो लगातार किससे उलझते रहे? भाटियों से उलझते रहे। ठीक है, सोनगरा और देवड़ा चौहानों से उलझते रहे, मतलब आसपास के अपने क्षेत्रों से उलझते रहे, तो एक छोटे से क्षेत्र के ही शासक बने। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब मल्लीनाथ बैठे इस गद्दी पर, मल्लीनाथ ने जब राव तीड़ा और उसका उत्तराधिकारी कान्हरदे शायद हुआ था, तो कान्हरदे के शासनकाल में महेवा जो था, जहां ये जिसको केंद्र बनाकर राठौड़ अपना शासन कर रहे थे, उसको उन्होंने जीत लिया था। लेकिन मल्लीनाथ ने तुर्कों से सबसे पहला काम तो ये किया, महेवा जीता। ठीक है, तुर्कों से महेवा जीत लिया और इसने रावल की उपाधि धारण की। तो ये अपने आप में एक शक्तिशाली शासक था। और चारणों के ख्यातों में अपने को बाड़मेर का ये शासक मिलता है, यानी बाड़मेर का जो प्रदेश है वो मल्लीनाथ ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है ना, और मल्लीनाथ ने मेवानगर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाई। तो मल्लीनाथ ने पहले काम तो क्या किया कि तुर्की सेना से महेवा जीत लिया, अपने पूर्वजों की मौत का बदला लिया। दूसरा, इसने मेवानगर बाड़मेर में अपनी राजधानी स्थापित की और खुद जो है इसने रावल की उपाधि धारण की। इसलिए जो वो क्षेत्र है मल्लीनाथ के कारण ही वो क्षेत्र मेवानगर बाड़मेर का जो उधर का क्षेत्र है उसको मालानी कहा गया है। ठीक है ना, तो मालानी का क्षेत्र जो है वो मल्लीनाथ के कारण ही कहा गया है। मल्लीनाथ के बाद जो है शासक बना इसका भतीजा चुंडा। अब मल्लीनाथ जो है जब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे तो उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया और वो संत हो गए। और ऐसा कहते हैं कि उनके पास बड़ी सिद्धियां भी रही है और इस क्षेत्र की जनता इनको लोक संत के रूप में और देवता के रूप में पूजा करती है। ठीक है, वैसे मल्लीनाथ को विस्तृत रूप से अपन जब संतों और लोक देवताओं का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बारे में अपन जानेंगे तो अपन वहाँ देख लें। ठीक है, तो मल्लीनाथ के बाद भतीजा चुंडा। शासक बना। इसका कार्यकाल था 1394 से 1423। ठीक है, एक्चुअली ये राव वीरमदेव का दूसरा पुत्र था। राव वीरमदेव की जब मृत्यु हो गई तो ये केवल 6 साल का था। इसको आलाचारण ने संरक्षण दिया और जब ये बड़ा हुआ तब ये अपने चाचा मल्लीनाथ के पास चला गया। तो मल्लीनाथ जो है वो इसके चाचा थे।
और मल्लीनाथ के पास जाकर इसने अपनी प्रतिभा से जो है वो मल्लीनाथ को प्रसन्न कर दिया। मल्लीनाथ इससे खुश हो गया और इसको सालोड़ी गांव की जागीर दे दी। लेकिन ये आदमी जो है ये इससे संतुष्ट रहने वाला था नहीं, तो इसने सालोड़ी गांव के आसपास के क्षेत्रों में लूट शुरू की और अपनी जो है सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया। इसने एक बार क्या किया कि अरब के एक घोड़े व्यापारी थे उसको लूट लिया और उससे काफ़ी घोड़े छीन लिए। इससे जो है चुंडा की सैन्य शक्ति में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जो है चुंडा के मन में शुरू से ही मंडोर एक फांस बन के रह जाती थी। उस समय मंडोर पे मालवा के सूबेदार का अधिकार था। तो एक बार क्या हुआ कि मालवा के सूबेदार ने इंदा परिहार, ये जो इंदे हैं, उनसे घास की मांग की। तो इंदा परिहारों और चुंडा ने पहले ही जो है सांठगांठ कर ली थी। तो घास की जो गाड़ियां थी उसमें शस्त्र और सैनिक छुपाकर ये लोग मंडोर दुर्ग में घुस गए और वहां से जो है इन यवनों को निकाल भगाया और मंडोर पे किसका अधिकार हो गया? इंदाओं का। लेकिन अब इंदाओं को ये हमेशा शंका थी कि अजमेर में जो है मुसलमानों का ठिकाना था। सल्तनत काल में जो है अजमेर शुरू से ही मुसलमानों के अधिकार में रहा, तो वहाँ से कोई ना कोई शासक या सेनापति वहाँ से आ जाएगा और जो है मंडोर पे वापस अधिकार कर लेगा। तो मंडोर को बचाने के लिए उसने चुंडा से संधि कर ली और मंडोर को दहेज में दे दिया चुंडा को। बदले में वचन ले लिया कि जो इंदा परिहारों के 84 गांव हैं उनमें चुंडा लूटपाट नहीं करेगा। तो इंदा परिहारों और चुंडा की जो है वो मित्रता हो गई। अब जो है मंडोर को इसने जीत लिया। मंडोर को जीतने के बाद जो चुंडा की महत्वाकांक्षाएं हैं वो और बलवती हो गई। और इसने क्या किया, मंडोर को जीतने के बाद इसने गुजरात के जफर खान ने मंडोर पे आक्रमण किया, उसको भी विफल कर दिया। इससे मल्लीनाथ खुश हुआ और मल्लीनाथ ने एक बार ये मंडोर आया और इसके आतिथ्य भाव से मल्लीनाथ ने खुश होकर चुंडा को मान्यता दे दी। और एक तरह से इसकी मान्यता के बाद चुंडा जो है वो राठौड़ों का नया नेता बन गया। और शक्ति की धुरी कहां हो गई? राजनीतिक शक्ति की धुरी मंडोर। ठीक है, अब गुजरात के जफर खां को जब इसने हरा दिया, उसके आक्रमण को विफल कर दिया, तो इसकी जो है महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और इसने नागौर पे आक्रमण किया। उस समय नागौर का जो सूबेदार था वो था जलाल खान। ठीक है, जलाल खां को इसने सरलता से पराजित कर दिया और जलाल खां इस युद्ध में मारा गया। और उस समय चुंडा जो है मंडोर अपने पुत्र सदा को सौंपकर कुछ समय के लिए नागौर ही चला गया, ताकि आसपास के जो और ठिकाने हैं उनको भी जो यमन आक्रमणकारियों से मुक्त करा सके। सल्तनत काल में उस समय तुगलक जो है, फिरोज तुगलक के बाद दूसरे जो निर्बल तुगलक थे, उन राजाओं का अधिकार था। वो दिल्ली की सल्तनत जो है वो एक तरह से ठीक स्थिति में नहीं थी, निर्बल हो गई थी। उसका फायदा किसने उठाया? चुंडा ने उठाया। ठीक है, तो नागौर के साथ साथ इसने खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नागौर है ही है, और फलोदी, यहां से भी एक बार तो इन सूबेदारों को, मुस्लिम सूबेदारों को यहां से निकाल के भगा दिया। और फलोदी पर भी उसने अधिकार कर लिया। फलोदी पे जब उसने अधिकार कर लिया तो जो भाटी थे, जैसलमेर और पूगल, इन भाटियों के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ और इन्होंने सांखलों के साथ मिलकर चुंडा को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। ठीक है, सीधे युद्ध में तो ये चुंडा को पराजित करने की स्थिति में
थे नहीं। और उधर क्या किया, चुंडा ने अपने बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कान्हा को। ये कान्हा जो है किशोरी देवी का पुत्र था और किशोरी देवी जो है वो चुंडा की चहेती रानी थी, इसलिए कान्हा छोटा होने पर भी इसको इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर रणमल जो है वो इसका बड़ा पुत्र था, वो चढ़ा गया मेवाड़। ठीक है, कान्हा से नाराज होकर वो मेवाड़ चला गया। अब जो है तो इन भाटियों ने, जैसलमेर और पुगल के भाटियों ने सांकलों के साथ मिलकर मित्रता के झांसे के बहाने इसको दुर्ग से बाहर बुलवाया और वहां घेर कर इस पर आक्रमण कर दिया और 1423 ईस्वी में चुंडा की लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद कान्हा बना। ठीक है, कान्हा की भी जो है वो भाटियों के साथ भाटियों और सांकलों से मुठभेड़ में इसकी भी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद नर्मद इससे नाराज होकर जो सामंतों ने और बड़े बूढ़ों ने रणमल को वापस मारवाड़ बुला लिया। ठीक है, तो एक अपन ने ये देखा, एक जो है इसकी पत्नी, एक और पत्नी थी चांद कंवर। चुंडा की एक पत्नी थी चांद कंवर, इसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि जोधपुर राज्य की जो सच्ची नींव है वो चुंडा ने रखी थी और चुंडा के विकास में कहीं कहीं शिवाजी के विकास की जो है हमको झलक भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाग 1 में अपन यहाँ तक ही देख लेते हैं, भाग 2 अपन रणमल से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।